हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबों के बीच पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मैं सोची कि अगर मैं आप लोग को चैप्टर के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए अब हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगी। और बता दें कि मैं इस कोरोना महामारी के चलते कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसके कारण मैं आप लोग को वीडियो टाइम पर नहीं दे सकी। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और अब मैं भरसक प्रयास करूंगी कि वीडियो को मैं टाइम पर अपलोड कर दूं। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल पर ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाला लावा प्राप्त होता है। ऑप्शन में है क्रोड, मेंटल, भूपर्पट्टी, ऊपरी मेंटल या दुर्लभता मंडल। तो सही इसका आंसर होगा मेंटल। अब हम लोग देखते हैं, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं मेंटल कैसे होगा। दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कहाँ से होता है? पृथ्वी के इस भाग से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। मेंटल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ज्वालामुखी उद्गार के समय जो पदार्थ निकलते हैं वो पदार्थ कहाँ आ जाते हैं? ऊपरी मेंटल में। और ऊपरी मेंटल में आकर वो मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं। और वही मैग्मा जब पृथ्वी पर आता है, जैसे ही वो पृथ्वी पर आएगा तो वो लावा का रूप धारण कर लेगा। यहाँ पर आते ही वो क्या बन जाएगा? लावा बन जाएगा। देखते हैं दूसरा में, मोह असंबद्धता किन दो परतों के बीच होता है? मोह असंबद्धता किन दो परतों के बीच होता है? ऑप्शन है क्रस्ट और कोर के बीच, कोर और मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के बीच, मेंटल और क्रस्ट के बीच। तो चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। समझते हैं, फिर हम लोग उसका सही आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्रस्ट और कोर के बीच। क्रस्ट यहाँ पे है, क्रस्ट ये सबसे ऊपरी भाग और कोर सबसे निचली भाग, तो इसमें तो होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन है कोर और मेंटल के बीच। कोर मीन्स क्रोड और मेंटल के बीच। तो क्रोड और मेंटल के बीच की सीमा रेखा क्या है? गुटेनबर्ग। तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन में है मोह असंबद्धता किन दो परतों के बीच होता है? किसकी बात की गई है? मोह असंबद्धता की। तो हम लोग मोह असंबद्धता को देखते हैं। मोह असंबद्धता क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली सीमा रेखा कौन है? मोह असंबद्धता। अब हम ऑप्शन डी में दोस्तों देखिए, आप लोग ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेंटल और क्रस्ट के बीच। और ऑप्शन सी में है ऊपरी मेंटल। मेंटल को दो भागों में विभाजित किया गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। क्रस्ट को भी दो भागों में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। क्रोड को भी दो भागों में, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेंटल और क्रस्ट के बीच। दोस्तों, बहुत लोग गलती कर बैठते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को सही से पढ़ के और उसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं। क्वेश्चन का ये देखना क्लोज वाला कौन ऑप्शन है। तो सबसे क्लोज में ऑप्शन इसका क्या है? ऊपरी मेंटल और क्रस्ट। यहाँ पे ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के बीच, इसके सबसे नजदीक का ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के बीच। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के बीच। लोग चलते हैं तीसरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रथम वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन किस विद्वान द्वारा किया गया था? ऑप्शन में है सी चैम्बरलिन, एमेनुएल काउंट, कास्टे द वॉफन, लाप्लास। दोस्तों, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध अपना मत दिए थे।
लेकिन इसमें हम लोग को देखना यह है कि फर्स्ट मत किनका था, सबसे पहला संकल्पना किनका था। तो सबसे पहला संकल्पना कास्ते द वफन का था। इसका सही आंसर क्या होगा? कास्ते द वफन। अब हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा अपना मत दिए थे, मीन्स कौन सा परिकल्पना दिए थे, हम लोग देखते हैं। कास्ते द वफन द्वारा सबसे पहले दिया गया था 1749 में, इनके द्वारा दिया गया था। वो परिकल्पना थी पुछल तारा परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? पुछल तारा परिकल्पना। उसके जस्ट बाद एमेनुएल काउंट ने दिए। ये एमेनुएल काउंट ने, इन्होंने 1755 में अपना परिकल्पना दिए। इन्होंने वायव्य राशि परिकल्पनाएं दी और उनके बाद ये लप्लास ने दिए। एमेनुएल काउंट के बाद लप्लास ने दिए। इन्होंने दिया निहारिका परिकल्पना। 1796 में इन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी और सबसे बाद में टीसी चैम्बरलिन ने दिया था। इन्होंने दिया था ग्राहनु परिकल्पना। इन्होंने 1905 में अपनी परिकल्पना दी थी। इसका सही आंसर क्या होगा? कास्ते द वफन। दोस्तों, ये चारों वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं सब आप लोग को पार्ट 2 में दूंगी। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन में है भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा भूकंप विज्ञान। जितने भी आंतरिक घटनाएं होती हैं वो भूकंप से के माध्यम से ही पता लगाया जाता है, इसलिए क्या होगा? भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत भूकंप विज्ञान होगा। अब चलते हैं हम लोग पांचवी क्वेश्चन की ओर। पांचवी क्वेश्चन है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को। अब हम लोग जानेंगे क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ, संपदा से संपन्न भाग है। इसमें खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा इसी भाग में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। चलते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो पृथ्वी की अनुमानित आयु 400 करोड़ वर्ष है। दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 7, स्वेस महोदय द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग क्रमानुसार निम्न में से है। ऑप्शन है सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, नीफे, सीमा, नीफे, सीमा, मेंटल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। स्वेस महोदय द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग क्रमानुसार निम्न में से है। तो ये इसका आंसर, सही आंसर होगा सियाल, सीमा, नीफे। कैसे आप लोग याद रखिएगा सियाल, सीमा, नीफे, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सियाल, सीमा, नीफे सबसे ज्यादा अक्षर से पहला बना है, पहला शब्द, उससे कम अक्षर से सीमा बना है, उससे कम अक्षर से नीफे बना है। तो अगर क्रमानुसार पूछा जाए तो आप यही कंसेप्ट लगा सकते हैं कहीं भी, सियाल, सीमा, नीफे। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की अर्ध व्यास मीन्स त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो चैप्टर में पढ़ाई थी आप लोग को, उसमें मैं बताई थी कि पृथ्वी का अर्ध व्यास, उसका त्रिज्या कितना होता है। जिन भी दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ से लेकर भूप्रपट्टी से लेकर ये केंद्र तक के ऊंचाई को ही क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। यही है पृथ्वी की अर्धव्यास। तो पृथ्वी की अर्धव्यास कितनी होती है? तो 6370। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताई भी थी जब चैप्टर पढ़ाई थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें। अब हम लोग चलते हैं 9वीं क्वेश्चन में।
तो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गौर कीजिएगा। यहाँ पे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर होगा 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने पर प्रति मीटर, मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अंदर जाते हैं तो उसका कितना तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूटी चेंज भी हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं 10वां क्वेश्चन का। तो 10वां क्वेश्चन में है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग पर मेंटल का विस्तार है? तो पृथ्वी के कुल आयतन का 83%, ये है सही आंसर। 83% भाग पर मेंटल का विस्तार है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ फिगर के माध्यम से। ये हो गया पृथ्वी, इस पे सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा 83% है, 83% में है मेंटल, और 0.5% है, ये 0.5% इसमें है भू प्रॉपर्टी, और ये जो 16.5% है इसमें है क्या है आपका, इसमें क्रोड है। मीन्स सबसे कम आयतन किसका है? भू प्रॉपर्टी का, उससे ज्यादा क्रोड का, और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मेंटल, सबसे ज्यादा मेंटल। तो क्वेश्चन क्या था? पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग पर मेंटल है? तो मेंटल का प्रतिशत 83%, 0.5% में क्या है? इसमें भू प्रॉपर्टी है, और 16.5% में क्या है? तो इसमें हो गया मेरा क्रोड। अगला क्वेश्चन है भू प्रॉपर्टी में किन तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। दोस्तों कई लोग ये भूल कर बैठते हैं, भू प्रॉपर्टी में किन तत्वों की मात्रा सबसे अधिक है? तो भू प्रॉपर्टी को पृथ्वी समझकर वो लोहा लगा देते हैं, लोहा पे टिक लगा लेते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि भू प्रॉपर्टी में पूछा जा रहा है, ना कि पृथ्वी में पूछा जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला दूंगी, जिससे कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा। वो फार्मूला मैं बताती हूँ आप लोग को। वो फार्मूला ये है, OCl फेंका नाक में। शायद ये फार्मूला मैं दोस्तों आप लोग को वीडियो में बताई भी थी, लेकिन फिर से एक बार और रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे O से हो गया ऑक्सीजन, SI से सिलिकॉन को इंडिकेट करेगा, AL से एल्युमिनियम, FE से लोहा, CA से कैल्शियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, और Mg से मैग्नीशियम। तो इस कंसेप्ट के माध्यम से आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है पृथ्वी में किन तत्वों की मात्रा अधिक है? दोस्तों इससे जस्ट पहले वो क्वेश्चन था भू प्रॉपर्टी में किन तत्वों की मात्रा अधिक है, और इसमें दिया हुआ है पृथ्वी में किन तत्वों की मात्रा अधिक है। इसी दो क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को हम लोग को दूर करना है। तो इसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी में किन तत्वों की मात्रा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक इसमें लोहा में है। ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, ऑप्शन में निकेल भी दिया हुआ है, सिलिकॉन भी दिया हुआ है, और उस ऑप्शन में भी ऑक्सीजन था, लोहा था। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग फार्मूला से दूर करेंगे। उसका तो फार्मूला हो गया, अब नेक्स्ट फार्मूला मैं देने जा रही हूँ, जिससे ये भी आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये वो है फार्मूला जिससे आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे पृथ्वी में क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी में किन तत्वों की मात्रा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लोहा का है। ऐसे तो ये क्वेश्चन
यहाँ पे लोहा हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे दिया जाएगा कि पृथ्वी में किन तत्वों की मात्रा सबसे कम है। दोस्तों ये घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा है लोहा का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम सिलिकॉन का, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम निकेल का, और सबसे कम है सल्फर का। तो इससे हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन कितना है, कितना परसेंटेज है पृथ्वी में तत्वों की मात्रा सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है। ठीक उसी तरह भूप्रपट्टी में भी है। वो फॉर्मूला जो था ओसीएल फेकानाक में, वो भी घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है, उसके बाद सिलिकॉन का है, उसके बाद एल्युमिनियम का है, उसके बाद लोहा का है, उसके बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इस तत्व से रिलेटेड उम्मीद करती हूँ इस तत्व से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इसे बेहिचक सही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा के आधार पर तत्वों का सही घटते क्रम निर्धारित करें। ये पूछ रहा है भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा के आधार पर तत्वों का सही घटते क्रम निर्धारित करें। ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ऑप्शन बी में है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम। सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक बार और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा के आधार पर तत्वों का सही घटते क्रम निर्धारित करें। दोस्तों इसके पहले मैं शायद 11 नंबर क्वेश्चन था, उसमें मैं बताई थी भूप्रपट्टी से रिलेटेड तत्वों की मात्रा का फॉर्मूला, जिससे हम इजी वे में बना सकते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा के आधार पर तत्वों का सही घटते क्रम क्या है। जैसा कि मैं बताई थी उस क्वेश्चन में, ओसीएल फेकानाक में वो घटते क्रम, तत्वों की मात्रा के आधार पर वो घटते क्रम है। तो ओसीएल फेका, ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, एसआई से सिलिकॉन और एल से एल्युमिनियम, ओसीएल फेका, एफ से लोहा। और ये हो गया उस फॉर्मूला पे। फिर बी ऑप्शन को मैं ट्राई करती हूँ। बी में है, ऑप्शन बी में सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। अब फॉर्मूला क्या है, ओसीएल तो ओ सी दूसरे नंबर पे आ रहा है सिलिकॉन, अल तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम, फेका, ओसीएल फेका नाक में। लेकिन ये फॉर्मूला पे नहीं बैठ रहा है, इधर उधर से ये दिया गया है। ये दोनों तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। फॉर्मूला पे ये बैठ रहा है ओसीएल फेका नाक में, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मेंटल को कोर से अलग करने वाली सीमा रेखा। जैसा कि मैं सेकेंड क्वेश्चन में फिगर के माध्यम से बताई थी, उसमें मोह असंबद्धता था। क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मोह असंबद्धता। अब इसमें दे दिया मेंटल और कोर, मीन्स पृथ्वी के बीच वाले भाग का बीच वाला भाग और सबसे नीचे वाले भाग को विभाजित करने वाली सीमा रेखा क्या है, गुटेनबर्ग वाइचार्ट असंबद्धता। अब 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक तापमान होने का कारण कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आंतरिक शक्ति और रासायनिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी में है आंतरिक शक्ति और रासायनिक प्रक्रियाएं और रेडियोधर्मी पदार्थ स्वतः विखंडन। सी में ए और बी दोनों सही है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक तापमान होने का कारण क्या है। दोस्तों पृथ्वी के अंदर ज्यादा तापमान होने का कारण आंतरिक शक्ति होता है, रासायनिक प्रक्रिया,
रेडियोधर्मी पदार्थ का स्वतः विखंडन के कारण ही उसका आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक भाग में अधिक तापमान होने के कारण कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रोड में अधिक, क्रोड 2900 किलोमीटर होने पर भी ठोस प्रतीत होता है, क्यों? ऑप्शन में है अत्यधिक दबाव के कारण, कठोरतम पदार्थ होने के कारण, तीसरा है इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने के कारण। और फिर से एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक भाग में मीन्स अंदर, पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान होने के कारण कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रोड में धात्विक क्रोड 2900 किलोमीटर होने पर ठोस प्रतीत होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है अत्यधिक दबाव के कारण। दोस्तों, ये घटना अत्यधिक दबाव के कारण होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने के कारण, ये दो रीजन के कारण क्या होता है, ये ठोस प्रतीत होता है। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, पृथ्वी के केंद्र पर सर्वाधिक लगभग कितना दबाव है? तो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे ज्यादा दबाव 3600 किलो बार है। दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र का जो दबाव मापा जाता है वो किलो बार में ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 13 से 14 तक होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में प्रमुख स्रोत का प्रमाण सही लगता है। ऑप्शन में है घनत्व और तापमान, ऑप्शन बी में है घनत्व, तापमान, दबाव और भूकंपीय तरंग, सी में है घनत्व, तापमान, दबाव, भूकंपीय तरंग और उल्का पिंडों पर आधारित प्रमाण, डी में है ए और बी। तो इसका आंसर होगा सी होगा। एक बार और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में प्रमुख स्रोत का प्रमाण सही लगता है। तो इसका सही प्रमाण है घनत्व, तापमान, दबाव, भूकंपीय तरंग और उल्का पिंड पर आधारित प्रमाण। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। ऑप्शन में है घनत्व पर आधारित स्रोत, बी में है ज्वालामुखी पर आधारित स्रोत, सी में है दबाव पर आधारित स्रोत, डी में है तापमान पर आधारित स्रोत। तो ये है घनत्व पर आधारित स्रोत, ये तो प्रत्यक्ष स्रोत है, ये होगा नहीं। ज्वालामुखी पर आधारित स्रोत ये है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी पर आधारित स्रोत। और दबाव है, दबाव भी प्रत्यक्ष स्रोत है, तापमान भी प्रत्यक्ष स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 2। तब तक बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।